नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति के महत्वपूर्ण नोट्स की जानकारी देंगे। दोस्तों आपको बता दें, सीबीएसई ने जो सिलेबस कम किया उसके तहत इस चैप्टर में से योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के जो हिस्सा चैप्टर का उसको हटा दिया गया, इसलिए उसको जानकारी के लिए पढ़ें, अदरवाइज एग्जाम के लिए उसको न पढ़ा जाए। इसके अलावा याद करने योग्य बातें बता दें। आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। आज़ादी के समय विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ था कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। उस समय विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल उदारवादी मॉडल कहा जाता था और दूसरा जो मॉडल है वो पूंजीवादी। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बता दें, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था, उसको अपनाया था बॉम्बे प्लान। 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। उस प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा गया। दोस्तों अब बात करेंगे पूंजीवाद। पूंजीवाद में निजी जो स्वामित्व है उसका नियंत्रण होता है और पूंजीवाद को मानने वाला जो देश है अमेरिका है। इसके अलावा समाजवाद में जो नियंत्रण होता है वो सार्वजनिक होता है, सरकार का ज़्यादा कंट्रोल होता है और उसको मानने वाला जो देश है वो रूस है। तो भारत ने इन दोनों को मिला के पूंजीवाद प्लस समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मॉडल है उसको अपनाया है। दोस्तों योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना केवल जानकारी के लिए। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री अध्यक्ष बने थे। इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह मोदी सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कर दी। नीति जो आयोग है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की तरह नीति आयोग में का जो अध्यक्ष होता है वो वहाँ प्रधानमंत्री होता है। जैसे प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री मोदी है तो ये नीति आयोग का अध्यक्ष भी है। सोवियत संघ की तरह भारत की योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का रास्ता चुना। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य था अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना क्या होगी। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं जो कि उसके बाद बंद कर दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर जोर था, दूसरी पर उद्योग पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उस पर कृषि और उद्योग दोनों पर था। दोस्तों आपको बता दें इसकी जगह पंचवर्षीय योजना की जगह अब 7 ईयर और 15 ईयर जो है योजना शुरू कर रखी है और योजना आयोग की जगह क्या बना रखा है, नीति आयोग। हरित क्रांति पर विशेष सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई जो हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा कम मूल्य पर उपलब्ध कराना शुरू किया। उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी भी दी। इन सब के संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन ने अपनी अध्यक्षता में स्वामीनाथन रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वर्तमान तक किसी भी सरकार ने उसकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट यानी लागू नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पैदावार हुई थी गेहूँ और चावल में हुई थी और जो जगह थी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये इलाके जो थे इनमें सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला और यहाँ के जो किसान हैं वो अमीर भी हो गए। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सामाजिक असमानताएं बढ़ गई। हरित क्रांति गरीब किसान और भूस्वामियों के बीच जो अंतर था उसको भी बढ़ा दिया। हरित क्रांति का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद जरूर कर लें। श्वेत क्रांति पर विशेष मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजरात सहकारी दूध एवं वितरण परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल
की शुरुआत की। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, श्वेत क्रांति के जो जनक थे उनका जन्मदिन 26 नवंबर को आता है और 26 नवंबर को हम मनाते हैं मिल्क डे। दोस्तों अमूल की जो फुल फॉर्म है आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड है, जो आनंदा गुजरात में एक शहर का नाम है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रमुख कृषि क्रांति और उनके उद्देश्य। हरित क्रांति का उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति का उद्देश्य है दूध उत्पादन बढ़ाना। पीली क्रांति का उद्देश्य है तिलहन यानी तेल की जो फसलें होती हैं उसके उत्पादन को बढ़ाना। और नील क्रांति का जो उद्देश्य है वो मत्स्य यानी मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आप जरूर याद रखिए इसको। इसके अलावा दोस्तों बात करें वामपंथ और दक्षिण पंथ, ये इंपॉर्टेंट है। वामपंथी जो विचारधारा है वो ये है कि गरीब और जो पिछड़े सामाजिक समूह हैं उनके पक्षधर है। लोग कल्याणकारी सरकारी नीति का समर्थन करते हैं वामपंथी। और दक्षिणपंथी जो है ये खुली आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को मानते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किस आधार पर की गई है? नंबर 1, निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया जाता इसमें। दूसरा, घरेलू बाजार प्रतिस्पर्धा विहीन हो जाता है। तीसरा, शिक्षा और चिकित्सा में कम खर्च होता है। और लास्ट पॉइंट है, राज्य के दखलंदाजी के कारण एक नए मध्य वर्ग का उदय हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत में खाद्यान्न संकट के क्या परिणाम हुए? नंबर 1, गेहूं का आयात करना पड़ा। आयात मतलब आना किसी देश से और निर्यात अपने देश से दूसरे देश में जाना। तो गेहूं का आयात करना पड़ा। विदेशी मदद जैसे यूएसए से स्वीकार करनी पड़ी। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्रदान की प्राथमिकता जो है निश्चित की गई। सरकार के विरुद्ध जनता का असंतोष बढ़ा। जनता का नियोजन में भी अविश्वास बढ़ा। किसके कारण? जो है सरकार से जनता नाराज हो गई। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी समस्या थी? सबसे मेन कमज़ोर अर्थव्यवस्था हमारी। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम था। निम्न जीवन स्तर था। कृषि का प्रभुत्व था। भारत एक कृषि प्रधान देश है। और इसके अलावा कृषि और उद्योगों का कम उत्पादन होता था, किससे यहाँ का जो खर्चा है पूरा नहीं हो पाता था और दूसरे देश पर हम डिपेंड रहते थे। इसके अलावा हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का वर्णन करें, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पहले बात करते हैं सकारात्मक परिणाम की। सकारात्मक परिणाम हरित क्रांति क्या रहे? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बढ़ गई। दूसरा, ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। इसके अलावा तीसरा, खाद्यान्न आयात ना होने पर विदेशी जो मुद्रा भंडार भारत का बढ़ा। चौथा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हुई। पांचवा, रोजगार के अवसर बढ़े। ये हैं हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम। अब बात करते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम की। नंबर 1, क्षेत्रीय जो असमानता वो बढ़ गई, क्योंकि कहीं ज़्यादा इसका असर हुआ अपोजिट, कहीं कम हुआ। दूसरा, छोटे किसान और कृषि मजदूरों को लाभ नहीं मिला। तीसरा, अमीर और गरीब का जो अंतर है वो बढ़ गया। चौथा, वामपंथी दलों की जो गतिविधियाँ तेज हुई। तो दोस्तों ये थी हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बड़ा आ जाए तो एक्सप्लेन कर देना इसको। आज़ादी के बाद भारत का विकास हो रहा है, परंतु फिर भी राष्ट्रीय एकीकरण के कुछ मुद्दे हल करना भी बाकी है, उनका उल्लेख कीजिए। ये आसान है लेकिन देखने में बड़ा मुश्किल लगता है आपको। तो इसमें क्या है, सबसे बड़े जो है अनपढ़ता हमारे लिए सबसे बड़े विकास में जो बाधक बन रही है एकीकरण में, अनपढ़ता। दूसरा, गरीबी। गरीब में भारत एक अमीर देश है लेकिन इसमें गरीब लोग रहते हैं। तीसरा, जातिवाद। चौथा, भाषावाद का भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना यूं ही फीडबैक देखते रहिए और ऐसे ही हमारा जो है हौसला बढ़ाते रहिए। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो ज़रूर दीजिए। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय
भारत। खुश रहो, बीमारी से बचे रहो।